हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असलम मलिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको वर्णमाला की पहली क्लास कराई थी, जिसमें हमने आपको स्वरों के बारे में बताया था। स्वर क्या होते हैं, स्वरों के प्रकार क्या हैं, ये सब आपको हम पहली क्लास में बता चुके हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में स्वरों से संबंधित एक टॉपिक रह गया था, जिसको आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे तथा व्यंजनों का अध्ययन हम आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, लास्ट लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को अच्छे से जानने के लिए कि व्यंजन क्या होते हैं। तो अगर वीडियो पर आप नए हैं या हमारे इस चैनल पर आप नए हैं, तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। यदि दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। स्वरों का उच्चारण स्थान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में हम आपको स्वरों के एक टॉपिक को बताना भूल गए थे, तो आज हम इस वीडियो में बता देते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर कितने होते हैं? टोटल 11 स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अ, आ, ई, ओ, ऊ, रे, ए, ओ, औ। ठीक है, ये स्वर होते हैं टोटल। और जो दो होते हैं हमारे, वो अयोगवाह अंग, ठीक है, जिसे अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है अह। ठीक है, एक होता है अह, जिसे हम विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग पढ़ा जाता है। ठीक है, तो स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो जितने भी स्वर होते हैं वो हमारे जैसे हम अपने मुंह से बोलते हैं, तो गले के उच्चारण स्थान कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें एक कंठ होता है, तालव्य होता है, ओष्ठ होता है, मूर्धन्य होता है। तो इन चारों जगहों से ये चार जो हैं गले में उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। तो ये इन चारों जगहों से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, तो वही आपको बताना रह गया था। ठीक है, तो आपको बता दें, पहले जो दो स्वर हैं अ और आ, अ और आ, ये दोनों कंठ से बोले जाते हैं। कंठ यानी गले का जो सबसे निचला भाग है, उसको कंठ बोलते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा जो कंठ होता है हमारे गले का निचला भाग गर्दन में, तो वो कंठ कहलाता है। ठीक है, तो इससे ये कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? अ और आ। ठीक, तो नेक्स्ट है छोटी ई, जिसे हम छोटी ई बोलते हैं। ई और ई, ई और ई, तो ये दोनों कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य से। ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य। इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। और तालव्य होता क्या है? जिसको हम तालु भी कहते हैं। तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है। तालु तालु क्या होता है? मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, यानी जो कंठ होता है, कंठ से थोड़ी आगे की तरफ, मुंह की तरफ चलते हम, तो वो वहां पर तालु हमें देखने को मिलता है। तो तालु मुंह के मुंह के भीतर की छत, जो ऊपर की छत जो होती है, उसका पिछला भाग तालु होता है। ठीक है, तो तालव्य से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? ई और ई। नेक्स्ट है आपका उ और ऊ, उ और ऊ। तो ये जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। उ और ऊ ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, ओष्ठ, ओष्ठ किसे कहते हैं? ओष्ठ आपके दोनों होठों से, ओष्ठ मतलब होठों से बोले जाते हैं। ठीक है, तो उ और ऊ, उ और ऊ, तो ये दोनों ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ मतलब होता है दोनों होठ, दोनों होठों के प्रयोग से बोले जाते हैं। ओ, जैसा कि आप बोलकर देख लीजिए, ओ और ऊ जो होठों से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे है रे, ए, ओ, औ। ये पांचों जो हैं मूर्धन्य से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? मूर्धन्य से बोले जाते हैं। और मूर्धन्य होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, तालु जो है मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है, और मूर्धन्य इसका जस्ट उल्टा होता है। मूर्धन्य क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है। मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग मूर्धन्य होता है। ठीक है, तो ये पांचों जो स्वर हैं, वो पांचों मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मूर्धन्य भी दो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, हम आपको बता देते हैं। मूर्धन्य दो प्रकार के होते हैं।
पहला ए प्लस ए और ए जो हैं वो कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं। कंठ और तालु जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कंठ यानी जो अ और आ होते हैं, कंठ यानी जो अ और आ होते हैं वो कंठ होते हैं, और ई जो होते हैं वो तालव्य होते हैं यानी तालु होते हैं। ठीक है, तो जब अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, जैसा आप जानते हैं अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए। अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए। इसी प्रकार अ यानी कंठ, ई मतलब तालु, तो ई अ और ई मिला देने पर क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कंठ और तालु को मिलकर बनने वाले को क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। ठीक है, यानी ए और ए को कंठ तालव्य स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही ओ प्लस ओ यानी कि एक प्रकार से पहला होता है अ, ठीक है, अ, ठीक, और एक उ, अ और उ मिला देने पर यानी उ जो बोला जाता है वो ओष्ठ से बोला जाता है, अ बोला जाता है वो कंठ से बोला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार कंठ यानी कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ, क्या बोला है, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ है। ठीक है, ये कंठ पहले आना चाहिए था, वो उल्टा लिख गया है, तो कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ है। ठीक है, ओ और अ जो है कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो था लास्ट वीडियो में जो स्वरों से संबंधित एक टॉपिक रह गया था वो आपका क्लियर हो चुका है। इससे संबंधित कोई भी सवाल आपका रुकने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है यानी वर्णमाला की दूसरी क्लास शुरू करते हैं। ये आपकी दूसरी क्लास है, यानी व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वरों की सहायता से हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में किसी की भी सहायता लेनी न पड़े, यानी जो स्वतंत्र हों, उच्चारण की अवस्था में स्वतंत्र हों, किसी की सहायता लेनी न पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन स्वरों के माध्यम से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से वर्णों का उच्चारण हो, वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन होते कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। व्यंजन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार और होता है उत्क्षिप्त। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन के साथ ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क वर्ग से प वर्ग तक, यानी क ख ग घ। ठीक है, तो ये जो क वर्ग से प वर्ग तक व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग ड और ढ। तो ये जो होते हैं इनको आपको बता देता हूँ। ये ड और ढ जो है ये अलग अलग होते हैं। एक तो होता है ड, ठीक है, और एक होता है ढ। तो इनको तो स्पर्श व्यंजन में बोला जाता है, लेकिन अगर इनके नीचे ये जो बिंदी जो होती है, ठीक है, जो अक्सर करके आगत व्यंजन में या आगत व्यंजन में लगाई जाती है। ठीक है, तो इन बिंदी को लगा देने पर इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग इन दिस, तो ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन 27 होते हैं इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य र ल व, य र लव। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं एक ट्रिक के साथ, यरलव। क्या, यरलव, एक आसानी से एक ट्रिक बना लीजिए जिस याद करने के लिए, यरलव। ठीक है, याद रहेगा आपको अच्छे से। तो यरलव जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक, आगे है ऊष्म व्यंजन। आगे क्या है, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। ऊष्म, जिसको हम कभी कभी ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी पढ़ लेते हैं, तो इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, तो 4 कौन कौन से होते हैं, श, श,
स ह, श स श ह। ठीक है, तो ये 4 व्यंजन होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे है आगत स्वर। आगत स्वर 2 होते हैं, ज और फ, ज और फ। जैसा कि आपको पता है ये होता है ज। ठीक है, और इसी के नीचे अगर हम बिंदी लगा दें तो इसको ज बोला जाता है, ज पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर एक होता है फ, ठीक है, और एक होता है फ, तो ये दोनों जो होते हैं, ठीक, तो इनको आगत आगत व्यंजन बोला जाता है। ठीक, एक आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में आगत स्वर, तो कमेंट बॉक्स में बताइए आगत स्वर कौन सा होता है, आगत स्वर कौन सा होता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो जो होते हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, छ जो होता है वो क प्लस श से बनता है। ठीक है, क प्लस श से बनता है। ये आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, अलग अलग इनको टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त बोला जाता है इसको। तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं वो ड और ड़ और ढ। ठीक है, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। आपको बता दूं मूल व्यंजनों की संख्या जो होती है वो टोटल 33 होती है, यानी कि 33 होती है। कौन कौन से होते हैं मूल व्यंजन? जैसा कि हमने अभी अब पढ़ा 25 तो ये स्पर्शी होते हैं। ठीक है, क से प वर्ग के ये 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म 4, तो सभी को मिलाकर कितना हो रहा है? 4 4 8 8 5 13 13 कैरी 1 2 1 3, यानी कि 33 जो होते हैं वो मूल व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो होते हैं वो कौन से होते हैं? दो आगत व्यंजनों को मिलाकर 2 आगत मिला लिए जाते हैं, 4 संयुक्त मिला लिए जाते हैं और 2 उत्क्षिप्त। 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है, 8 और जो 33 होते थे वो, तो इन सभी को मिलाकर कितने हो गए? 41। ठीक है, तो 41 ये, और हमने पहले क्या पढ़ा था? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 होती है, तो टोटल 52 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52। तो आपको बता दें तो टोटल कितने वर्णों की संख्या कितनी होती है वर्णमाला में? 52 वर्णों की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, तो व्यंजन कौन से? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपको बता दें क से लेकर म तक, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, ये अलग अलग वर्गों की संख्या है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये टोटल स्पर्श व्यंजन है। तो इनकी संख्या कितनी है टोटल? 5 इस रो में, 5 जो हैं आपका इस रो में होंगे और 5 इस रो में होंगे, तो 5 × 5 = 25। तो 25 जो होते हैं वो टोटल स्वर होते, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें जो पहला वर्ग है, यानी क वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं उनको कंठ बोला जाता है, यानी कंठ से बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया, कंठ क्या होता है? कंठ गले के नीचे का जो भाग होता है उसको कंठ बोलते हैं। ठीक है, तो कंठ से बोला जाता है। कौन सा वर्ग? क वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है तालव्य। तालव्य जो है च वर्ग के जितने भी होते हैं सभी को तालव्य कहते हैं। ठीक है, तालव्य च वर्ग वाले जितने भी होते हैं तालव्य बोले जाते हैं। तालव्य होता क्या? उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु, यानी मुंह के भीतर की जो, मुंह के भीतर का जो छत होता है, ठीक है, उसका पिछला भाग जो होता है, ठीक है, उसको तालव्य बोलते हैं। नेक्स्ट है मूर्धन्य। मूर्धन्य ट वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनको मूर्धन्य से याद रखिए। ठीक है, दंत त वर्ग के, ओष्ठ प वर्ग के। आपको ये याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। कंठ के तालव्य टी, एम यानी मूर्धन्य, दंत यानी कि डी। ठीक है, ओष्ठ मतलब, ओष्ठ क्या होता है? होंठ। ओष्ठ मतलब होंठ। तो आपको याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ। KT MDH, KT
MDH। बस आपको ये नाम याद रखने हैं। उसके अनुसार बस ये याद रखना है, क च ट त प आपको सारे याद हो जाएंगे। और एक ये लाइन याद रखनी है, क ख ग घ त च छ ज झ न त ट ठ ड ण ढ त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये याद रखना है। तो आपको ये एक ट्रिक है, KTMDH, ठीक है, ये याद रखना है तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप सारे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो स्पर्शी व्यंजन हैं ये कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सघोष होते हैं। ठीक है, जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। इसी प्रकार व्यंजन यानी कि जो स्पर्शी व्यंजन है या अदर हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि वो अघोष होते हैं या सघोष होते हैं या अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अघोष के बारे में बताते हैं। ठीक है, अघोष अघोष कौन कौन से होते हैं या अघोष कहते किसे हैं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए अघोष कहते किसे हैं। अघोष वे ध्वनियाँ होती हैं, मैंने आपको हेडिंग लिखी नहीं है, आप नोट कर लीजिए एक कॉपी पर। वे ध्वनियाँ अघोष होती हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ, जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, जिन स्वर तंत्रियाँ में घर्षण या कंपन नहीं होता। ठीक है, अघोष वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में घर्षण या कंपन नहीं होता है। ठीक है, बोलने में। ठीक है, यानी कि एक जो कंपन होता है या घर्षण होता है बोलने में, तो वो नहीं होता है अघोष जो व्यंजन होते हैं। ठीक है, या अघोष जो वर्ण होते हैं उनको बोलने में। आगे सघोष, आगे क्या है, सघोष। सघोष क्या होता है, सघोष हेडिंग डाल लीजिए, सघोष किसे कहते हैं। तो सघोष वे ध्वनियाँ होती हैं, इसका जस्ट उल्टा, सघोष वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में घर्षण या कंपन होता है, घर्षण या कंपन होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जिसके उच्चारण में घर्षण या कंपन होता है वे स्वर तंत्रियाँ, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको सघोष बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अल्प प्राण। नेक्स्ट क्या है, अल्प, एक सेकेंड, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण मुंह से जैसे आप बोलते हैं कोई वर्ण बोला आपने क, ठीक है, क्या बोला, क, एक बोला ख, एक बोला क, एक बोला ख, तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए इन दोनों में। क बोलते वक्त आपको जैसे क, इसमें कुछ हवा निकली मुंह से जब बोला आपने क को, तो इसमें कुछ लगा कि मुंह से कुछ बोला गया है, मतलब एक तरीके से हवा का जो निकलना है, जैसे मुंह से कितनी हवा निकली मुंह से बोलते समय, क ख, या जैसे इनको बोलने में जैसे क ख, तो भारीपन क्या किसको महसूस लग रहा है। ठीक है, तो अल्प माने कम, अल्प माने कम, यानी कि जिनको बोलने में मुख से कम हवा निकले या हवा की मात्रा कम निकले मुंह से, तो उनको अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, जैसे क। ठीक है, नेक्स्ट है महाप्राण। महाप्राण यानी मुख से महा प्राण। ठीक है, मुख से बोलने में, मुख से जब हवा ज़्यादा निकले बोलने में किसी वर्ण को, उसको महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, जैसे ख, ख। ठीक है, तो इसी अनुसार आपको बता दें, जो पहली जो कॉलम है, जो पहला कॉलम है, इनको कॉलम बोलते हैं, इनको रो, ऐसे रो बोलते हैं इनको। ठीक है, आपको बता देता हूँ, ये कॉलम होते हैं, ठीक, और ये रो होती हैं। तो पहले कॉलम में, ठीक है, पहले कॉलम में जो भी हैं वर्ण, जो भी व्यंजन हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको अल्प प्राण बोलेंगे। क, ख, ग, घ, ड़। तो जितने भी पहले कॉलम है, तीसरे कॉलम है और पांचवें कॉलम है, ठीक है, इन सभी को क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। ठीक है, और जितने भी द्वितीय कॉलम है, जितने भी द्वितीय कॉलम हैं, चतुर्थ कॉलम हैं, इन सभी को क्या बोलेंगे हम, महाप्राण। इन सभी को क्या बोलेंगे, महाप्राण। ठीक है, याद रखिएगा, पहले
तीसरे और पांचवे, ठीक है, यानी विषम संख्या, विषम संख्या यानी अल्प प्राण, ठीक है। चौथे और दूसरे, चौथे और दूसरे, इन सभी को क्या बोलेंगे? महाप्राण, ठीक है। ये आसानी से याद हो जाएगा अब तो आपको। लेकिन आगे है अघोष, यानी कि ये जो दो होते हैं कॉलम, ये जो दो कॉलम हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? हम अघोष बोलते हैं। बाकी जो तीनों कॉलम बचे, ठीक है, यानी पहला और दूसरा, ये जो दो कॉलम है वो अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीन जो कॉलम हैं उन सभी को हम सघोष बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि ये जो लास्ट का कॉलम है, ये जो लास्ट का कौन सा, अड़ अण वाला, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नासिक, ठीक है, नासिक या नासिक्य, क्या बोलते हैं? नासिक्य इनको बोला जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, नासिक्य इनको बोला जाता है, इन लास्ट वाले को, यानी कि इनको बोलने में नाक की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आपको बता दूं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। यरलव आपको बता चुका हूँ। इनको, ये चारों के भी प्रकार होते हैं, यानी कि इन चारों को भी, ये चारों भी बटे हुए हैं किन किन में? इन तीनों में, ठीक है। अर्धस्वर एक होता है, अर्धस्वर एक होता है लुंठित, और एक होता है पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर, अर्धस्वर का मतलब है कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में आधे स्वर का एहसास हो, आधे स्वर का अनुभव हो, ठीक है। यो, जैसा आपको कभी कभी बोलने में लगता है कि य और व कभी कभी अ की आवाज देते हैं, ठीक है, तो य व य व, तो ये क्या है? अर्धस्वर कहलाते, अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। लुंठित, लुंठित यानी लार। एक तरीके से इसको याद करने की एक ट्रिक बना लीजिए। लुंठित व्यंजन, ल र को जो है लुंठित व्यंजन कहते हैं। आप एक ट्रिक बना लीजिए, लार, ठीक है। ल यानी लुंठित, कौन सा है? र, ठीक है। आपको एक ट्रिक बना दी गई है। नेक्स्ट है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन यानी कि ल, पार्श्विक व्यंजन ल को बोलते हैं, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन यानी कि एक तरीके से याद करने की ट्रिक आपको ये बता देता हूँ। पाल यानी कि पार्श्विक, पाल, ल यानी ल, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, अंतस्थ व्यंजन, जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे सारे अल्प प्राण होते हैं, वे सारे अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। यह आपको याद रखना जरूरी है। जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे सारे अल्प प्राण और सघोष होते हैं, ठीक है। आगे है ये य, र, लव, ये स्पर्श व्यंजनों से एकदम भिन्न है, तो इनको बोलने का उच्चारण स्थान है कहाँ पर है, ठीक है। य को आपको बता दूं, य जो होता है, तो आपको बता देता हूं कि जो य होता है, यानी कि जो य होता है वो तालव्य से बोला जाता है, ठीक है। और जो दो होते हैं र और ल, वो वत्स्य कहलाते हैं, ठीक है। क्या वो कहलाते हैं? वत्स्य। यानी वत्स्य किसे कहते हैं? वत्स्य दंत, वत्स्य क्या होता है? दंत, यानी कि जो दांत होते हैं हमारे, दंत प्लस जो मसूड़ा होता है, क्या होता है? मसूड़ा, दंत प्लस मसूड़ा, ठीक है। दंत प्लस मसूड़ा, यानी दंत मूल से, इनको दोनों को मिक्स करके क्या बोला जाएगा? दंत मूल से, यानी कि र और ल जो होते हैं वो दंत मूल से बोले जाते हैं, यानी वत्स्य से बोले जाते हैं, ठीक है। वत्स्य का मतलब होता है दंत और मसूड़ा दोनों से मिलकर बोले जाएं वो व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? र और ल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट है व यानी दंत्योष्ठ है, दंत्योष्ठ है, यानी जो दंत मतलब दांत, ठीक है। ओष्ठ मतलब, ओष्ठ मतलब आपको बता चुका हूं, ओष्ठ क्या होता है? दोनों होठों से, ठीक है, दोनों होठों से, यानी कि जो दोनों होठों से, यहां से इसका तात्पर्य है दंत यानी कि दांत। कौन सा दांत? यानी कि होठ, होठ से ऊपर का, होठ से ऊपर का दांत, यानी कि जो दंतोष्ठ यानी ऊपर के दांत, ऊपर के दांत और नीचे के। ओष्ठ का मतलब यही होता है दोनों होठों से, दोनों होठों से यानी कि ऊपर के और नीचे के। दंत यानी दांत, ओष्ठ मतलब दोनों होठों से, दोनों होठों के जो ऊपर और नीचे के दो दांत हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ऊपर के दांत और नीचे के दांत, ऊपर के दांत और नीचे के दांत दोनों को मिलाकर
व का निर्माण हुआ है, यानी व को बोला जाता है दंत्योष्ठ से। आपको एकदम क्लियर कोई नहीं बताएगा इस तरीके से जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अंतस्थ व्यंजन क्लियर हो चुका है आपका। अंतस्थ व्यंजन एक भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो नेक्स्ट है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? श, स, श, ह, स, श, स, ह, ठीक है। श यानी कि जो शीटी वाला श जैसे बोलते हैं, ठीक है, उसको हम तालव्य से बोलते हैं, इसको हम तालव्य से बोलते हैं, ठीक है। और स जो होता है, स सवाल वाला स, ठीक है, सवाल, ये वाला स जो होता है तो इसको हम वत्स से बोलते हैं। वत्स मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। वत्स से बोलते हैं। जो श होता है, श यानी शलजम वाला श, उसको मूर्धन्य से बोलते हैं, ठीक है। किससे बोलते हैं? मूर्धन्य, जो है उच्चारण स्थान है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है ह। नेक्स्ट क्या है? ह। ह होता है स्वर यंत्रीय, इसको स्वर यंत्रीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? स्वर यंत्रीय से बोला जाता है। ये एक नया वर्ड है, इसके बारे में बता दूं आपको। स्वर यंत्रीय मतलब होता है स्वर, तो स्वर यंत्रीय क्या होता है? स्वर यंत्रीय मतलब होता है स्वर, ठीक है, स्वर तथा स्वर यंत्र। क्या? स्वर यंत्र। तो स्वर यंत्र मतलब कंठ के भीतर, इसका मतलब होता है कंठ के भीतर स्थित, कंठ के भीतर स्थित। तो इसका अर्थ होता है कंठ के भीतर स्थित। यानी आपको बता दूं, जो ह होता है वो ह जो है एक कंठ का ही भाग है, ठीक है, लेकिन उसको स्वर यंत्रीय नाम अलग से दिया गया है, यानी जो कंठ के भीतर स्थित होता है, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो तीन होते हैं, ये कौन कौन से? श, स, श, श, स और श, ठीक है। तो ये अघोष होते हैं। ये क्या होते हैं? ये तीनों तो अघोष होते हैं, लेकिन ये सारे जो होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, ठीक है। इनको महाप्राण कहा गया है, ठीक है, यानी कि इनको मुख से बोलने पर ज़्यादा हवा निकलती है मुंह से, तो इसलिए इनको महाप्राण बोला गया है, ठीक है। और जो अभी आपको बताया, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। इनको बोलने पर मुख से थोड़ी हवा निकलती है, तो इस वजह से इनको अल्प प्राण कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो तीनों होते हैं, कौन कौन से? श, स, श, स, श, स, ठीक है, इन तीनों को हम अघोष बोलते हैं। इन तीनों को क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं, ठीक है। तो अघोष और महाप्राण, इन तीनों को बोला जाता है। और ये जो ह होता है उसको स्वर यंत्रीय बोला जाता है, लेकिन इसको सघोष के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया, महाप्राण ये सारे होते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता देते हैं, एक और टॉपिक है अभी इसका, संयुक्त व्यंजन। जैसा अभी मैंने आपको बताया, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछने को मिल जाता है कई एग्जाम में। पिछले लेखपाल के एग्जाम में, जो राजस्व लेखपाल के एग्जाम हुए थे, उनमें काफ़ी ये क्वेश्चन पूछने को मिला था कि छ जो है क्या होता है, ठीक, यानी कि छ जो है किस किस से मिलकर, किन किन ध्वनियों से मिलकर बना है, ठीक है, छ, ठीक है। छ जो है वो क और श से मिलकर बना है। जैसा कि आपको प्रतीत हो रहा है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब जो दो, संयुक्त यानी कि दो से मिलकर बने, ठीक है। संयुक्त मतलब जुड़कर, ठीक है। संयुक्त अर्थ ही इसका निकल के आ रहा है, संयुक्त यानी अर्थ जो जुड़कर मिल बने, ठीक है। श जो है किस किस को? क्ष, क प्लस श, क प्लस श। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आरआरबी ने भी पूछा है और लेखपाल ने भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि आरआरबी ने नहीं, लेखपाल ने, आरआरबी गलती से निकल गया, लेखपाल ने यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। क्ष और क प्लस श, ये इससे मिलकर बनता है, ठीक है। आगे आपका त्र, आगे है आपका त्र, एक सेकेंड, हाँ, आगे है आपका त्र। तो त्र जो है वो त प्लस अर्थ बोलने से ही निकल के आ रहा है, त प्लस र, ठीक है। आगे है ज्ञ, ज्ञ यानी कि ज प्लस न्य, ज प्लस न्य को मिलाकर आपका ज्ञ से ज्ञानी जो हम पढ़ते हैं वो बनता है, ठीक है। आगे है श्र, आगे क्या है? श्र, श्र यानी कि जो श होता है वो
प्लस र, श्र। ठीक है, तो ये दोनों तो इजी हैं, बस याद इनको रखिएगा, पहले को और तृतीय को। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये कैसे बोले जाते हैं या कैसे बनते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो की जो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक आपको हम वहाँ दे देंगे। आप हमारे साथ जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर यूपी लेखपाल के सभी सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं। बाकी जो आपकी ग्राम विकास की क्लासें हैं वो मैं 1-2 दिन में स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, तो वो क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यदि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल पर, जैसा कि आपको बता दूं मैं कि हमारे जो 2-3 टीचर और हैं, तरुण सर आपको मैथ प्लस फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आपके मनोज सर हैं, मनोज सर आपको केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करी है उन्होंने कल से ही। ठीक है, आगे अजय सर हैं, अजय सर आपको बायोलॉजी पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप जुड़िए। और जैसा कि मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, एक हिंदी पढ़ा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको ग्राम विकास की क्लासेस लेकर आने वाला हूँ जल्दी। ठीक है, और आपकी पॉलिटी की क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, उसकी वीडियो 2-3 दिनों से नहीं लेकर आ पा रहा हूँ, तो उसकी वीडियो जल्दी से आने स्टार्ट हो जाएंगी। आप जुड़िए हमारे साथ और आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। लॉकडाउन ख़त्म होते ही आपका जो वैकेंसी हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाने वाले हैं। ठीक है, और लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।